चलिए पीछे हटिए। हटो सामने से। सर ये देखिए पत्थर, लगता है वार इसी से किया गया है। अब बॉडी के सर पर चोट के निशान भी है। सिंह, हो सकता है बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और साथ में पत्थर को भी। पाल सर ऊपर जाके सर्च करो, शायद कुछ मिल जाए। सर सिंह, बॉडी के साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने लिखवाई हो। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन ना इस अज्ञात लाश की पहचान हुई और ना ही उस लड़की के साथ हुए अपराध का कोई क्लू और विटनेस मिला। सर कल माधवपुर पुलिस स्टेशन में एक अनु तिवारी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और तालाब के पास जो हमें लाश मिली थी वो इस अनु तिवारी की फोटो से मैच करती है। कंप्लेंट किसने लिखवाई थी? अनु तिवारी की बहन आरती पांडे ने। एक बहन का सरनेम तिवारी और दूसरी का पांडे, ऐसा क्यों? सरनेम दोनों के पति का है सर, दोनों की शादी हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो कंप्लेंट पति ने क्यों नहीं लिखवाई? कंप्लेंट में एड्रेस कहाँ का है? सर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते समय आरती पांडे ने अपना घर का एड्रेस माधवपुर के पंडित कैलाशनाथ चतुर्वेदी का दिया है और ये कैलाशनाथ चतुर्वेदी अनु और आरती दोनों के पिता हैं। जरा पानी देना। अरे कोई सुन रहा है या नहीं? पानी चाहिए हमें, प्यास लगी है। हाँ बाबूजी। पूनम, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? बाबूजी पानी मांग रहे। इनके पैर क्या टूट गए हैं क्या? अरे खुद भी तो पानी ले सकते हैं। मम्मी आपका फोन। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लगी। अरे क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने हमको? बाबूजी गलती से हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया है। हम दोबारा देते हैं आपको। लाओ दोबारा लाओ पानी, और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। मम्मी नाना जी रोज आपको डांटते हैं और पापा को घर जमाई कहते हैं, फिर भी हम यहाँ क्यों रहते हैं? बंटी बेटा, ये सब बात करने की तुम्हारी आयु नहीं है अभी। जाओ पढ़ाई करो, जाओ। क्यों? अपने बेटे के मुंह से घर जमाई सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ? व्यर्थ की बात मत करो। हम व्यर्थ? हेलो, क्या? आपकी बहन अनु आपके पिता के घर में रहती थी? नहीं साहब, वो अपने पति के घर में रहती थी। 2 दिन पहले हमने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन लगा नहीं, तो इसलिए हमने उसके पति को फ़ोन किया, लेकिन उसके पति ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई। इसलिए फिर हमने उसे मिसिंग कंप्लेंट लिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया साहब। उसे अनु की कुछ नहीं पड़ी थी। हमें तो लगता है हमारी बहन को उसी ने मारा है। अनु के पति का नाम क्या है और रहता कहाँ है वो? कार्तिक तिवारी नाम है उनका। सिद्धार्थ नगर में घर है, लेकिन अभी वो अपनी दुकान पे मिलेंगे। संगम बिहार में दूध की डेयरी है उनकी। डेयरी का नाम क्या है? कार्तिक तिवारी जी साहब, बताइए। ले चलो सर। चले। क्या बात क्या है साहब? अरे लेकिन बात तो बताइए सर मुझे। अरे बताइए तो, आप लोग बता नहीं रहे बात क्या है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अनु को क्यों मारा? साहब हमने अनु को नहीं मारा है, वो लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर तुमने नहीं मारा तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि साहब वो लापता नहीं हुई थी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। और साहब ये बात तो मैंने उसकी बहन को भी बताई थी। क्या उसने ये बात आपको नहीं बताई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना जुर्म छुपाने के लिए बीवी पे लांछन लगा रहे हो। साहब अनु हमारी बीवी जरूर थी, लेकिन उसका दिल किसी और पर आया था। हमेशा फोन पर अपने आशिक से बातें करती रहती थी। अब ये बताइए कि आप हमसे कब मिल रहे हैं? सच? तो ठीक है। पिंकी, हम तुमसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। किसका फोन था? वो पिंकी का फोन था। हम आपके लिए खाना लगा देते हैं।
साहब मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी पता नहीं कर पाया। जरूर उसके आशिक ने उसको मारा होगा, जिसके साथ वो भाग गई थी। नहीं साहब, अनु का किसी से कोई चक्कर नहीं था। वो फिजूल में हमारी बहन को बदनाम कर रहा है। आरती जी, एक बात है, अनु और कार्तिक के संबंध ठीक नहीं। क्या आपकी बहन ने कभी ये बताया था कि कार्तिक उस पर शक करता है? नहीं साहब, लेकिन वो उससे दुखी ज़रूर थी। वो अक्सर उसे छोड़ के मैं के आने की बात करती थी। दीदी हमें वहाँ नहीं रहना, आप हमारा कार्तिक से तलाक करवा दीजिए। ये तो क्या कह रही है अनु? देख, शुरू में पति पत्नी को समझने में वक्त लगता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था साहब कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि हमें अपनी ही बहन को खो देना पड़ेगा। नाना जी मत रो, नाना जी। कोई रोको नहीं रहे ये। मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए बाबूजी। अनु क्या आपको अपनी किसी भी बेटी से प्यार नहीं? हे भगवान, उठा ले हमको, उठा ले। यहाँ मोह ममता का कोई मोल नहीं है। शास्त्रों में सच कहा है कि रिश्ते नाते सभी छलावा है, सभी स्वार्थी है, स्वार्थी। सबसे बड़ी स्वार्थी आप हो बाबूजी। पूनम, कम से कम ऐसे माहौल में बाबूजी को जली कटी तो मत सुना। क्यों ना सुनाए हो? अरे तुम तो यहाँ फ्री में रहती हो, लेकिन हमारे पति से किराया लेते हैं ये। तुम्हारे पति ने खुद कहा था कि वो किराया देंगे। बाबूजी ने नहीं मांगे थे। आप सब फिर से हमारी बीवी के पीछे पड़ गए हैं। पीछे तो ये पड़ी रहती है। अनु मर गई फिर भी कलेश करने से बाज नहीं आ रही। अनु मर गई? अनु मरी नहीं है, अनु की हत्या हुई है। पुलिस को अनु की मृत शरीर प्राप्त हुई है। सर, ये अनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई है। और सर, जिस पत्थर से वार हुआ है उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है। हत्या का समय क्या है और जिस दिन हत्या हुई कार्तिक कहाँ था? सर, हत्या का समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच, और हत्या वाले दिन सुबह 4 बजे से कार्तिक अपनी डेयरी पे था। पर सर, कार्तिक का यह शक भी सही हो सकता है कि उसकी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हत्या से पहले अनु के साथ नॉर्मल सेक्स हुआ था। कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है? सर, अनु की ज्यादातर कॉल्स उसके जीजा को होती थी, और हत्या से पहले सुबह 3:30 बजे भी उन दोनों के बीच करीब 2 मिनट बात हुई है। अनु का जीजा मतलब आरती पांडे का पति चिराग पांडे? नहीं सर, अनु और आरती की एक मझली बहन भी है, पूनम सिंह। पूनम सिंह के पति संतोष सिंह से अनु की बातें होती थी। पता चला है कि आरती के पति की तरह संतोष सिंह भी घर जमाई है। जी संतोष कहाँ है? सर, वो तो नहीं है, शायद अपनी दुकान पे होंगे। आप कौन? हम उनकी बीवी पूनम सिंह। लेकिन बात क्या है सर? सुनिए जी सर। संतोष सिंह कहाँ है? सर, वो तो आज दुकान आई नहीं अभी तक। नंबर दो उनका। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अनु साली थी संतोष जी की। अगर वो उनसे फोन पे बात करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का चक्कर था। आपका पति इतना सीधा साधा है तो गायब क्यों हो गया, और फोन क्यों स्विच ऑफ है उसका? अरे हो सकता है किसी काम में फंस गए होंगे। बस तो गया है वो, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए भाग गया है। सर, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो जैसे ही आएंगे हम लेके आएंगे उन्हें आपके पास। पूनम जी, आप संतोष को हमारे पास लेकर आए या ना लेकर आए, अब हमारे तरीके से उसे ढूंढ कर ही रहे। भगवान, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस कपटी ने। बाबूजी, चिल्लत्तर बंद करो। कम अनु भी नहीं थी। पूनम, कम से कम अपने पति के प्यार में इतनी तो अंधी मत बन कि अपनी मरी बहन को कोसने लगे। बाबूजी ने तुमको पहले भी कहा था कि संतोष अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमको ही उसकी बीवी बनने का भूत सवार था ना। दीदी, हमारे संतोष जी पर उंगली उठाने से पहले बेहतर होगा कि आप चिराग जी की फिक्र करें।
सर अनु की हत्या के समय संतोष का फोन क्राइम सीन पे एक्टिव था, तो हो सकता है कि उसने अनु का मर्डर किया और अब फरार हो गया। सवाल ये पैदा होता है, अगर अनु और संतोष के बीच अफेयर था तो अनु को मारने के पीछे संतोष का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी बात, अनु और संतोष के बीच अफेयर था, ये बात इन दोनों बहनों को पता नहीं थी, ये हमसे झूठ बोल रही है। और एक बात, अनु के दोनों बहनों के पति घर जमाई थे, जबकि उसके लिए ऐसा पति ढूंढा गया जो उससे उम्र में 16 साल बड़ा भी था और घर जमाई भी नहीं था। सिंह एक काम करो, इस अनु के पति से दोबारा पूछताछ करो, पता करो ये संतोष गायब होने के पीछे चक्कर क्या है, और ये संतोष जहां जहां जाता था, जिससे भी मिलता था, सबसे पूछताछ करो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाएगी। सर अनु तिवारी की हत्या का तार अनु के जीजा संतोष सिंह से जुड़ा नजर आ रहा था। एक तरफ संतोष को फरार अपराधी की तरह ढूंढा जा रहा था और वहीं ये भी पता लगाया जा रहा था कि क्या अनु और संतोष का अफेयर अनु की शादी के पहले से ही था। साहब, हमको तो लगा था कि अनु से शादी करके हमारी किस्मत ही खुल गई, लेकिन हमको बाद में पता चला कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपने जीजा जी के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है अनु के अफेयर वाली बात उनके घर वालों को पहले से पता होगी? बिल्कुल पता होगी साहब, इसीलिए तो उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी की शादी हमारी उम्र के आदमी से कर दी। हमें तो लगता है साहब वो लोग अपनी बेटी अनु से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते थे। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ था तो इसका दोषी भी संतोष ही है साहब। जरूर उसी ने ही अनु को बहकाया होगा। संतोष अच्छा आदमी नहीं है साहब। हम तो उसकी शादी पूनम से भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं पूनम ने उसमें ऐसा क्या देखा कि उसके साथ भाग गई। पिताजी तो आज तक उनके रिश्ते से खुश नहीं है साहब। अगर संतोष अच्छा आदमी नहीं था तो फिर उसे घर जमाई बनाकर क्यों रखा? साहब, संतोष ने जानबूझ के हमारे घर के सामने एक किराए का मकान ले लिया और पूनम को इतना हमारे खिलाफ कर दिया कि रोज वो दोनों मिलके हमें जल्लीकट्टी सुनाने लगे थे। अरे क्या हुआ पांडे जी, क्लच खुल गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, क्लच ही खोले, कहीं धोती खोल दिए होते तो। ओ जूता जापानी, अरे चमड़ा बेचते बेचते अपनी बुद्धि और विवेक दोनों बेच खाए हो क्या? अरे पांडे जी, हम तो चमड़ा बेचते हैं, आप तो पाखंड बेचते हो। क्या? हमको पाखंडी बोला? अगर हम चाहें तो तुम्हारी जीवा खींचकर बाहर लटका दे, मगर हम तुम जैसे कुत्तों के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहते। हमको कुत्ता बोलोगे? हाँ। अगर हमारी बीवी की बहन तुम्हारी बीवी ना होती ना तो चमड़ी उधेड़ लेते तुम्हारी। हाँ वही तो, अगर हमारी साली तुम्हारी घर वाली ना होती ना तो हम तुम्हारे पैर तोड़ डालते हैं। ओ आरती दीदी, अपने पांडे जी को समझाइए, पंडिताई करते करते खुद को जगत गुरु समझने लगे हैं। तुम भी अपने सिंह जी को समझाओ कि मुंह संभाल के बात किया करें। हमको पाखंडी बोलता है। मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही थी साहब, बदनामी और ना बढ़े इसलिए हमारे पति ने पिताजी से बात की। बाबूजी, हम सबकी लाज बची रहे इसलिए हम ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण है हम, किसी दूसरी जाति के लोगों को हम घर में नहीं रख सकते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पूनम संतोष की जात वाली बन गई है, बल्कि पूनम से विवाह करके संतोष पूनम की जात वाले बन गए हैं। आज तक हम तुम्हें शास्त्र सिखाते आए हैं, आज तुम हमें सिखा रहे हो। ये उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे भाई? बाबूजी, आपसे ही सीखा है, गंगा उल्टी बहे या सीधी, उसकी पवित्रता पर शंका नहीं की जा सकती। बाबूजी, हम यहाँ किसी लालच से नहीं बल्कि आपकी बेटी की खुशी के लिए आए हैं, और यहाँ रहने का किराया भी देंगे। क्यों चिराग भाई, 10,000 ठीक रहेगा ना? हाँ उचित है। तो संतोष किराया देता था इसलिए उसे घर पर रखा था? नहीं साहब, बल्कि संतोष जो किराया देता था उसे बाबूजी पूनम के लिए सेव करके रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि संतोष पूनम को कभी भी धोखा दे सकता है, और वो तो साहब अब साबित भी हो गया। संतोष ने सिर्फ पूनम को धोखा नहीं दिया है साहब, उसने हमारी बहन अनु की भी जिंदगी छीन ली। आरती ना सिर्फ अन्नू की बड़ी बहन थी, बल्कि अपनी मां के गुजर जाने के बाद उसने अपनी दोनों बहनों को एक मां की तरह से पाला था। अपने बुजुर्ग पिता के लिए आरती उनके बुढ़ापे का सहारा थी, लेकिन उनकी मझली बेटी पूनम ने उन्हें कभी पिता का सम्मान नहीं दिया। फिलहाल पुलिस संतोष सिंह का पता लगाने में सफल नहीं हुई थी और अन्नू का शरीर उसके घर वालों को सौंप दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य अब भी धुंधला था। संतोष की तलाश में पुलिस को यह भी पता चला कि आरती के पति चिराग पांडे से उसका 36 का आंकड़ा था और उनकी अचानक हुई दोस्ती का राज खंगाला जा रहा था।
हमने सुना आपके और संतोष के बीच 36 का आंकड़ा था। फिर ये दुश्मनी अचानक दोस्ती में कैसे बदल गई? दरोगा जी, उसने हमसे क्षमा मांग ली और हमें लगा कि उसको अपनी भूल का पश्चाताप हो गया। फिर हमने खुद संतोष और पूनम को घर में रहने की वकालत की। संतोष कहाँ है? दरोगा जी, अगर हमें जरा भी ज्ञात होता कि संतोष कहाँ है तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सर, पता चला है कि पूनम को बहुत पहले से ही अनु और उसके पति संतोष के अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि अनु जहाँ रहती है वहाँ के एक ब्यूटी पार्लर में अनु और पूनम के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। खुद को बड़ी हूर परी समझती है तू? बेशरम, मेरे पति पे दौड़ डालेगी। सर, अगर पूनम का बस चलता ना तो वो अनु का पूरा चेहरा बिगाड़ देती। बहुत गुस्से में थी सर वो उस दिन। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था अनु के साथ, लेकिन ये सब पूछकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि हमने आपसे झूठ कहा था कि संतोष जी और अनु का अफेयर नहीं था? संतोष को कहाँ छुपा के रखा है उतना बता दो। सर, ना ही हमने उन्हें कहीं छुपाया है और ना हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि ये पक्का कोई षड्यंत्र है। अगर ये षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र कौन रच रहा है वो भी बता दो। सर, अगर हमें पता होता तो हम अभी तक चुप रहते क्या? या तो ये अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसके धोखे को किसी का षड्यंत्र बता रही है, या फिर कोई चालाकी कर रही है। सिंह, प्यार में जब भी कोई अंधा होता है और धोखा खाता है अपना बदला तबीयत से लेता है। हो सकता है कि कत्ल वाले दिन इसने अनु को अपने पति के साथ देख लिया, इसी ने अनु को मार डाला। हो सकता है सर, क्योंकि जिस समय अनु का मर्डर हुआ उस समय इसका फोन बंद था। इन दोनों पति पत्नियों से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। फिलहाल तो इसे जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। सर, रख दो बेटा। ये क्या है, तुम्हें पता नहीं? जिस घर में मौत होती है 13 दिन तक बगैर हल्दी का खाना खाया जाता है। अगर ये खाना खाएंगे तो प्रेत डसेगा। अनु का प्रेत आपको डसेगा बाबूजी, क्योंकि आप कसूरवार हैं। तो कहना क्या चाहती है ये बोल के? क्या प्रमाणित करना चाहती है कि मेरे बेटी को मैंने मारा है? तो क्या हमारे पति ने मारा है उसको? अगर उसने नहीं मारा तो भोगड़ा भाग के गया कहाँ? क्या पाप करे हमने मालूम नहीं कि तेरी जैसी बेटी पैदा हुई, उससे शादी करके तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और उस रसिया ने अब तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। सबसे बड़े भ्रष्ट आप है बाबूजी। अपने पति का सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाबूजी पे खिसिया रही है। अपनी आंखें खोल पूनम, खोल अपनी आंखें। अपनों को इतना भी गैर मत बना कि कल को पछतावा भी भारी पड़ जाए। अपना ये लेक्चर बंद करो, समझे? और अगली बार से हम पे हाथ उठाए ना तो देख लेना। जाओ इनके लिए बिना हल्दी वाला खाना बनाओ, वरना ये बुढ़ा एक दिन तुम्हें भी डस लेगा। सर, मैंने संतोष और पूनम दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो मैं संतोष तक पहुंचने का कोई लीड दे। और मैंने संतोष का बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया। संतोष के साड़ू चिराग पांडे के अकाउंट से 3 महीने पहले संतोष के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए और पिछले 2 महीने से हर महीने 30,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब संतोष का साड़ू भी हमसे कुछ छिपा रहा है। उठाकर लेकर अब इस चिराग पांडे को। सर, दरअसल दरोगा जी, हम संतोष को ये धन निवेश के लिए देते थे। मतलब इन्वेस्टमेंट? कैसा इन्वेस्टमेंट? अब ये तो हमको नहीं पता। संतोष ने हमको बताया कि उसके पास एक योजना है, अगर हम उसको हर महीने 30,000 रुपए देंगे तो 2 साल के बाद हमारा धन 2 गुना होकर हमको वापस मिल जाएगा। अब जब से संतोष भागा है हमको तो हमारे धन की बड़ी चिंता हो रही है। आप तो एक मामूली पुजारी है, फिर इतना सारा पैसा आपके पास कहां से आया? दरअसल दरोगा जी, पुजारी होने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी कुंडलियां देखकर, उनके घर में पूजा पाठ कराकर हम ठीक ठाक धन कमा लेते हैं। ठीक है बाल, इन्हें छोड़कर आओ। अच्छा, नमस्कार। देखिए जी, आप सच सच बताइए, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आप काहे उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताते क्यों नहीं है? आरती, व्यर्थ की बात करके हमें परेशान मत करो। देखिए जी, आप कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? आरती, तुम हमको संतोष के जैसा समझ रखी हो। हमें खुद इस बात का पश्चाताप है कि हमने उस जैसे कपटी पर विश्वास किया। हमें विश्वास नहीं है। आप हमारी कसम खाइए। अरे हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर, मैंने संतोष की हर फाइनेंशियल डिटेल चेक की। मुझे नहीं लगता उसने चिराग का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, बल्कि उसकी तो खुद हालत खराब है। पिछले कई सालों से उसकी दुकान भी घाटे में चल रही है। या तो ये संतोष ने चिराग पांडे को चूना लगाया होगा, या फिर ये चिराग पांडे हमसे झूठ बोल रहा है। इस चिराग पांडे पे नजर रखो, कहां जाता है, किससे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर,
संतोष के बाद कैलाशनाथ चतुर्वेदी का बड़ा दामाद भी शक के घेरे में था। यह भी माना जा रहा था कि कहीं चिराग और संतोष की दुश्मनी और दोस्ती का तार अन्नू की हत्या से तो नहीं जुड़ा था। चिराग के जरिए अब संतोष तक पहुंचने की लीड तलाशी जा रही थी। इधर चेक करो। पाल, इधर देखो। आप यहाँ? चलिए पंडित जी, हवालात में हवन करते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी, एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, आसान सा जवाब दे दीजिए। क्या आप अपनी सारी महिला शिष्याओं की कुंडलियां उनके बेडरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर बनाते हैं? दरोगा जी, आप हमारे चरित्र पर कुछ ज्यादा ही संदेह कर रहे हैं। हम सीमा जी से प्रेम करते हैं। क्या तुम्हारी ये रास लीला तुम्हारी धर्मपत्नी जानती थी? वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है सर, और मेरे पति हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए हम दोनों नजदीक आ गए। हमारे ससुर हमको उस घर में घर जमाई बनाकर ले आए, मगर उस घर में हमारी हालत कुत्तों जैसी हो गई है। हमारी पत्नी पिता की सेवा करना पति की सेवा से ज्यादा बड़ा धर्म समझती है, इसीलिए हम और सीमा जी थोड़ा। और तुम्हारा ये राज संतोष को पता चल गया था, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, और उसने सिर्फ हमको ही नहीं, सीमा जी को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। हमारा एक वीडियो बना लिया उसने। पांडे जी, यदि आप चाहते हैं कि ये राज कैलाशनाथ चतुर्वेदी और आपकी बीवी को ना पता चले, नहीं, ये किसी को दिखाना मत। जितना धन तुम्हें चाहिए उतना धन हम देंगे। सिर्फ धन से काम नहीं चलेगा पांडे जी, हमें भी अपनी तरह कैलाशनाथ का घर जमाई बनवाइए। आखिर हमारा भी तो कोई अधिकार बनता है अपने ससुर की जायदाद पर। हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। करेंगे नहीं, करिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। चलिए चलिए। सबको लगता है कि संतोष उस घर में किराया देकर रहता है, ये सत्य नहीं है। उसका पैसा भी हम अपनी जेब से देते हैं। बहुत चालाक आदमी है वो। छुपे रुस्तम तो तुम भी निकले। हो सकता है कि संतोष से दुश्मनी निकालने के लिए तुमने संतोष को गायब कर दिया हो। संतोष अगर पकड़ा जाता तो तुम्हारा राज भी बाहर आ जाता। खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे गायब कर दिया होगा। दरोगा जी, हमने अपने जीवन में बस एक ही गलती की है, और वो भी आपने पकड़ ली। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। ये चिराग जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। हो सकता है कि जिस तरह संतोष ने चिराग का राज पता कर लिया था, उसी तरह चिराग ने भी संतोष और अनु के अफेयर का राज पता कर लिया होगा, और संतोष से बदला लेने के लिए संतोष को अनु के मर्डर में फंसाने का प्लान किया, और संतोष के गायब होने में भी चिराग का ही हाथ है। चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, हमारे संतोष जी को कोस रही थी, देखा पांडे जी क्या चीज है। कमीना तुम्हारा भी पति है, हमारे पति को ब्लैकमेल करके किराया दे रहा था। हाँ दे रहा था, तो क्या अब हमें निकाल दोगी यहाँ से? जब उसके साथ भागी थी तो क्या ये सोच के भागी थी कि उसे घर जमाई बना के रखोगी? घर जमाई तो शुरू से आपका पति था। तो हम क्या करते? हमने थोड़ी बाबूजी से कहा था कि हमारे पति को घर जमाई बना के रखे। हमें क्या पता था कि पूरी जिंदगी हमें जलील होना पड़ेगा, और रही सही कसर हमारे पति ने पूरी कर दी। हम उनका परमेश्वर समझते थे, और वो हमारी किस्मत में जो है सो है। लेकिन तू ये बता, तुझे उसकी बीवी होने पे इतना गर्व क्यों है? हमारा गर्व, स्वाभिमान सब बिखर गया है दीदी। हम तो इसलिए खिसियाते रहते थे ताकि आप और भाऊजी हमें ना कोसे कि हम संतोष जी से प्यार करके गलती की है। हमें माफ कर दो दीदी, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है दीदी, हमें माफ कर दो। नहीं
दोष तुम्हारा नहीं, हमारा है। चिराग से हम भी तो धोखा खा गए और पूनम के लिए अपने दिल में वो प्यार नहीं भर पाए, नहीं तो ये हमें छोड़कर भाग नहीं जाती। नहीं बाबूजी, गलती हमारी थी। नहीं बेटा, किस्मत हमारी फूटी है। एक कणों को तो हम खो चुके हैं, अब तुम दोनों को खोना नहीं चाहते, लेकिन इन धोखेबाजों के लिए बेटा तुम दोनों अपना प्रेम खत्म मत करो, खत्म मत करो बेटा। नाना जी, हमें गले नहीं लगाओगे? अरे बेटा, अब तू हमारी आखिरी आशा है। मैंने चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। मैंने दोनों की अलीबाई भी चेक की। अनु के मर्डर के वक्त चिराग मंदिर में था और सीमा आउट ऑफ स्टेशन। सर, मुझे नहीं लगता कि अनु के मर्डर में संतोष के अलावा किसी और का भी हाथ है। संतोष ने अनु को मारा और अब फरार है। संतोष शुरू से ही अनु के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था और पास्ट में संतोष द्वारा किए गए फरेब और ब्लैकमेलिंग के मामले ये साफ कर रहे थे कि संतोष एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के ऊपर एक सवा शेर भी होता है, लेकिन यहां कौन शेर था और कौन सवा शेर ये साफ नहीं था। और संतोष की तलाश में पुलिस को उससे जुड़ी एक अहम जानकारी मिली। सर, संतोष जिस दिन गायब हुआ था वो इसी लॉज में आकर रुका था, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन से गायब। हमें उसकी बाइक ही नहीं, उसका सामान भी उसके रूम में मिला जहाँ पे वो रुका हुआ था। सर, जिस दिन वो यहाँ आया उसकी अगली सुबह तक कमरे से नहीं निकला, फिर अगली सुबह कमरे पे ताला लगा के निकला, फिर वापस नहीं आया। 4 दिन पहले चेक इन किया, 3 दिन वो लौटा नहीं। तुम्हें शक नहीं हुआ? सर, उसने कहा था कि वो बिजनेस के लिए आया है और 1 हफ्ते का एडवांस भी दे रखा था। ये लो दवाई लो। टाइम से दवाई क्यों नहीं लेते तुम? कहाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो अंदर? बहुत नाज हो रहा है ना खुद पे, जब फिर से अपनी शक्ल दिखाने चले आए। हमारी शक्ल तुम्हारी शक्ल से अच्छी है और सीमा जी की शक्ल तुमसे लाख गुना अच्छी है। अगर तुम्हारी सीमा जी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? ये घर हमारे पैसे से चलता है, हमारा अधिकार है इस घर में, हम नहीं जाएंगे। बड़े आए से अपना घर कहने वाले, ये सिर्फ हमारा घर है समझे? अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बिठा के निकालेंगे तुम्हें। निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे इस घर से, बस समझ गए? नहीं जाओगे। आरती, निकलो यहाँ से। आरती, 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 हमको बच्ची से बात करने दो। आरती, तुम हमको हमारे बच्चे से अलग नहीं कर सकती हो। दरवाजा खोलो, हमको बंटी से बात करने दो बस। आरती। सर, संतोष ने जानबूझकर ऐसा लॉज चुना जिसमें सीसीटीवी नहीं है, लेकिन अपनी बाइक और अपना सामान छोड़ के कहाँ जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगा हो कि वापस आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अपना सामान भी छोड़ के भाग गया? नहीं सी, ये माजरा कुछ और है। आसपास पता करो, शायद कुछ लीड मिल जाए। सर, पुलिस संतोष के लॉज से अचानक गायब होने के सुराग ढूंढ ही रही थी कि अपराधी की चालाकी का एक और मामला सामने आया। साहब, हमारा बेटा बंटी नहीं मिल रहा है साहब। वो दोपहर में पार्क में खेलने गया था, उसके बाद से नहीं मिल रहा। हमें पूरा यकीन है साहब, ये काम चिराग का है। आपके पति चिराग ने? हाँ साहब, चिराग ही उसे उठा के लेके गया होगा, क्योंकि हम बंटी को चिराग से नहीं मिलने दे रहे थे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, मेरे बंटी को वापस ला दीजिए प्लीज। क्या हुआ दरोगा जी? दरोगा जी, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी मत छोड़ना। अरे दरोगा जी, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं? आपके बीवी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने अपने ही बच्चे का अपहरण किया है। हम भला अपने बच्चे का अपहरण क्यों करवाएंगे? सर, यहाँ बंटी का कोई क्लू नहीं मिला। दरोगा जी, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे को ढूंढिए, यहाँ पे नहीं है वो। बंटी के अचानक लापता होने का शक आरती ने अपने पति चिराग पर जताया, लेकिन बंटी की तलाश में जो जानकारियां पुलिस को मिली वो किसी और को ही सस्पेक्ट बना रही थी। हाँ साहब, ये बच्चा तो अक्सर यहाँ खेलने आया करता है, आज भी तो आया था। कोई था इस बच्चे के साथ? एक औरत थी साहब। इनमें से कोई थी? ये थी साहब। हाँ साहब, हम बंटी से सोडे के ठेले के पास मिले थे। अंकल 4 रुपए कम है, कल दे दूं? सोडा भी कल पीना, चल। अरे भैया, बच्चे को दे दीजिए सोडा। कितने पैसे हुए? हम देते हैं 10 रुपए। उसने सोडा पिया और वो पार्क खेलने चला गया और हम घर वापस आ गए। घर आने के 2-3 घंटे बाद जब बंटी वापस नहीं आया तो आरती दी परेशान हो गई। फिर हमने उन्हें बताया कि हमने बंटी को पार्क के पास देखा था। और सर, आप हम पर ही शक कर रहे हैं, भला हमें उसे किडनैप करके क्या मिलेगा?
हेलो, क्या कौन बोल रहा है? हेलो, बोल कौन रहा है? हेलो, हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? किसका फोन था? क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, कौन? बंटी का अपहरण हुआ है बाबूजी। रोजी ने 50 लाख मांगे, नहीं तो उसे मार देंगे। क्या करूं? बाबूजी, बाबूजी आप ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए ना बाबूजी। दीदी, पूनम सच सच बता, तू सही में बदल गई है या कोई चाल चल रही है? उस दिन अचानक से तुमने हमारे साथ दोस्ती की और फिर बंटी के साथ तुम ही आखिरी बार देखी गई। सच सच बता पूनम, मेरा बंटी कहाँ है? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हमने कुछ नहीं किया। उधर पुलिस हम पे शक कर रही है और यहाँ पे आप भी। हमें तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है पूनम। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, अगर बंटी के बारे में कुछ भी पता है बता दो हमें। दीदी हमारा भरोसा करो, हमने कुछ नहीं किया। अन्नू की हत्या के बाद बंटी का गायब होना अपराधी का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसका मकसद सिर्फ फिरौती के पैसे वसूलना नहीं था, बल्कि एक अपराध के जरिए दूसरे अपराध को छुपाने की एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका खामियाजा कैलाशनाथ चतुर्वेदी का पूरा परिवार भुगतने वाला था। मैडम, आपको डॉक्टर ने बुलाया। जी। जगह और वक्त तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। 50 लाख तैयार रखना, अगर अपने बच्चे से दोबारा मिलना हो तो। आपको फिरौती के लिए कॉल आया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम डर गए थे साहब कि कहीं वो लोग हमारे बंटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सिंह, जिस नंबर से इन्हें मैसेज और कॉल आया था वो ट्रैकिंग पे डाल दो। सर ठीक है। सर, जिस नंबर से आरती को रैंसम कॉल आया था वो संतोष के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सिंह, संतोष जिस लॉज में रुका हुआ था वहां से थोड़ी ही दूर एक दुकान की सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। रिवाइंड करो, पता करो ये आदमी कौन है और संतोष इसके साथ बैठ के कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आदमी की मदद से उसने बंटी को किडनैप किया हो? संतोष के बीवी को बुलाओ, हो सकता है कि वो इस आदमी को जानती है। सर, आरती, मेरी दवा का वक्त हो गया है। आरती, दरवाजा क्यों बंद है? दवा का वक्त हो गया है आरती। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे इतना? नहीं, वो हमारी दवा का वक्त हो गया इसलिए। खुद ढूंढ लो कौन सी चाहिए। साहब, आप हम पे बार बार शक कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके कि बंटी को किडनैप करके हमें मिलेगा क्या, और हमारे पति ने जो किया सो किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और हमें यह भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है। ये क्या कर रही हो दीदी? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो? आग लगा रही हो? हाँ, पागल हो गए, पागल हो गए। तुम लोगों की वजह से हमारा बंटी हमें छोड़ के चला गया। सर, जो आदमी संतोष के साथ देखा गया था उसकी पहचान हो गई है। ये एक हिस्ट्री शीटर है। इसका नाम राजकुमार है और काफी बार जेल भी जा चुका है।
ठिकाने का पता चल गया है सर। सिंह, ये केस क्लोज करने का वक्त आ गया है, गाड़ी निकालो। जिंदा है। हम मानते हैं साहब, हमारा अन्नू से रिश्ता था, और ये भी बात सच है कि जिस दिन उसका खून हुआ उस सुबह हम उससे मिले भी थे, लेकिन हमने अन्नू को नहीं मारा साहब। अगर तुमने कुछ किया नहीं था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हम डर गए थे साहब, इसलिए बनारस के पास जनता लॉज में चले गए। हमें लगा कुछ दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। फिर हमसे मिलने वहाँ एक आदमी आया। कौन हो तुम? आवाज नीचे ज्यादा चिल्लाए ना तो पुलिस आ जाएगी यहाँ पर। चुपचाप मेरे साथ चल। साहब, हमें लगा कि बात पुलिस तक ना जाए, तो इसलिए हमने उसकी बात मान ली। फिर वो हमें एक जगह ले गया और हमें बांध के रखा। लेकिन बंटी के किडनैपिंग में फिरौती के लिए कॉल तेरे ही मोबाइल से आया था। हम कह रहे हैं साहब, हमें हमारी बीवी फंसा रही है। हमारा अन्नू से रिश्ता था, इस बात का बदला ले रही है हमसे साहब। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी पूनम ही ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि साहब उस दिन जब हम अन्नू से मिलकर वापस आ रहे थे तो हमारी बाइक खराब हो गई थी। हम अपनी बाइक ठीक करने लगे तो हमने वहां से एक औरत को गुजरते हुए देखा। हम उसकी शक्ल तो नहीं देख पाए, पर अब लग रहा है कि पूनम ही होगी। संतोष का बयान पूनम को सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन राजकुमार की तलाश के बाद इस केस में अभी और घुमाव बाकी थे। किसके कहने पे संतोष को किडनैप किया था? सब बताता हूँ, सब बारे में सब बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब। साहब, मैं संतोष से सिर्फ बदला लेना चाहता था। माना कि अन्नू हमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम अन्नू को बहुत प्यार करते थे साहब, इसीलिए हम सिर्फ संतोष को सबक सिखाना चाहते थे। तू ऐसे मुंह नहीं खुलेगा पाल, इसकी अच्छी खातिरदारी करना। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। पुलिस के जोर देने के बावजूद कार्तिक अपने बयान पर कायम रहा, और तभी बंटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से ही हुई, और सर उसकी हत्या से पहले उसे कुछ दवाइयां भी दी गई थी। उसके ब्लड में काफी मात्रा में ऐसी दवाइयों के केमिकल्स मिले जो अक्सर साइनस और कोल्ड में दिए जाते हैं। मैंने पता किया सर, बंटी को साइनस और कोल्ड का प्रॉब्लम था। अगर मर्डर के पहले बंटी को कोल्ड और साइनस की दवाई दी गई है, इसका मतलब किडनैपर जानता था कि बंटी को कोल्ड और साइनस का प्रॉब्लम है। और एक बात, जिस कमरे में हमें बंटी की लाश मिली थी वहां दवाइयाँ, खाने पीने का सामान भी मिला था और उसका अच्छे से ख्याल रखा गया था। इसका मतलब किडनैपर उसके जान पहचान वाला था। फिर तो सर ये पूनम भी हो सकती है। पाल, जिस कमरे में बंटी की लाश मिली थी उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर की मूवमेंट उसमें कैप्चर हुई हो। सर, बल्कि अपराधी वो है जो अब तक अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए था। सर, ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं जहां बंटी की लाश मिली थी। बंटी को आप ही ने मारा है और अनु का कत्ल भी आप ही ने किया है। सच है कि नहीं? देखिए, सच उगलवाने के और भी तरीके हमें आते हैं। आप ही ने मारा है या नहीं? हाँ हाँ, हमने ही मारा है। मारा है हमने। क्यों और कैसे मारा? उस दिन जब संतोष जी अनु से मिलने जा रहे थे, तुमने अनु को मारा ये बात तो कबूल कर ली, लेकिन क्यों मारा ये अभी तक नहीं बताया। क्योंकि हमसे और सहन नहीं हो रहा था साहब। चिराग की वजह से हम बाबूजी की गालियां सुने। चिराग ने कहा कि चुपचाप सब कुछ सहती जाओ और बाबूजी की सेवा करती जाओ, तब जाके बाबूजी हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी देंगे। और उधर अनु भी घर आने का मन बना रही थी। हमें डर लगने लगा साहब कि अब प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तब हमने फैसला किया कि हम पूनम और संतोष को अनु के कत्ल में फंसा देंगे। और हम जानते थे कि जब तहकीकात होगी तो संतोष पे ही शक जाएगा और वही दोषी माना जाएगा, क्योंकि अनु और संतोष के बीच में नाजायज संबंध थे। लेकिन साहब, फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारा पति हमें ही धोखा दे रहा है। वो हमें छोड़ के उस दूसरी औरत से शादी करने का प्लान बना रहा है। हम डर गए थे कि हमारे बंटी का क्या होगा। तब हमने डिसाइड किया साहब कि हम बंटी के किडनैपिंग का नाटक करेंगे। हेलो। और हमने ही उसे मैसेज टाइप करके दिया था और भेजने को कहा था।
लेकिन जब हम बाबूजी के पास पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी ज़मीन की कीमत अब कुछ नहीं रह गई। पर तुमने अपने ही बेटे को क्यों मार डाला? हम बहुत डर गए थे साहब, इधर पैसे भी नहीं मिले और उधर आप लोग भी बंटी को ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम बंटी को नहीं मारना चाहते थे साहब, वो तो गलती से हो गया। आरती ने भले ही अपने पति से धोखा खाया, लेकिन अपने बेटे की तकदीर का चिराग उसने खुद बुझाया। जब भी कभी लालची नियत छल करने के लिए उकसाए तो समझ लें कि अगर पीछे ना हटे तो उस लालच की कीमत एक ना एक दिन अपनी जिंदगी नीलाम करके चुकानी होगी। सुनिए, देखिए इसे 3-4 दिन हो गए घर से गए हुए। हमें पुलिस में चल के कंप्लेन कर देनी चाहिए। तुम चाहती हो पुलिस में जाकर ढिंडोरा पीटे? आ गई इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा है, बाकी जो इज्जत बची है वो भी गवा दें। एक बात ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी लड़की कोई भी पुलिस स्टेशन गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की खुद गई है और खुद लौट आएगी। पापा 2000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? 1 मिनट। ऐश कर। थैंक यू। और कुछ कहना है? अरे सुनो, 3 दिन से रश्मि से बात नहीं हुई है, जरा फोन लगा दो। फ्री के पैसे नहीं है मेरे पास जो उसको फोन लगाती घूमूं। अरे उसे खुद से फोन करना चाहिए हमें। हाँ, तुम्हारे पास क्यों पैसे होंगे उसके लिए? तुम्हारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। हाँ हाँ, मेरे सारे पैसे तो मुझ पे ही खर्च हो जाते हैं। इस लड़की के घूमने फिरने का खर्च, आपकी दवाइयों का खर्च, इस घर की मरम्मत का खर्च, वो सब तो महारानी जी देती है ना। जानता हूँ, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। एक बार देख तो लो कि वो ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, रविवार को फोन कर लेना, लेकिन उसे जरूर बताना कि वो सामने से फोन कर लिया करे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम रोज उसका हालचाल पूछें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अंकिता और रश्मि 2 लड़कियां, दोनों गायब, और दोनों के परिवार वालों को अंदाजा तक नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक परिवार में एक पिता अपने पुत्र की खुशी में अपनी बेटी को भुला चुका है, और दूसरे में एक मां अपने पति की बीमारियों और पैसों की कमी के बीच अपनी बेटी को बोझ मान चुकी है। दोनों ने अभी तक पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा तक नहीं है। क्या इन लड़कियों का इस तरह से अचानक गायब हो जाना क्या किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? सर, तिवारी जी हमारे पड़ोस में रहते हैं। उनकी लड़की बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। हमने बहुत बार उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि वो शहर में अपनी बुआ के पास गई हुई है। सर, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। जब छोटी सी थी तब से हम उसको देख रहे हैं। उसकी माँ तो काम पे चले जाती है और बाप बीमार रहता है। सर, वो 19 साल की हो गई है, लेकिन उसकी माँ ने अभी तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी अगर उसको ये पता चल जाए कि वो खो गई है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय वो खुशियां मनाएगी। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना। आपकी बेटी कहाँ है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके पड़ोसी बता रहे थे कि पिछले काफी दिनों से आपकी बेटी आपके घर पे नहीं दिखी। जी, वो तो अपनी बुआ के यहाँ गई है। कब? महीना भर हुआ। आखिरी बार बात कभी थी आपकी? सर, 4 दिन पहले। ठीक है, एक काम कीजिए, रश्मि, उसकी बुआ और उसके फूफा जी, तीनों का नंबर दीजिए। हमने बुआ और चाचा दोनों के फोन ट्राई किए, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? सर, भला हम लोग आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? हम माँ बाप हैं उसके। हम भला उसका बुरा क्यों चाहेंगे? क्यों बुरा चाहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, आप लोगों को आपकी बेटी से बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने क्या बताया था कि रश्मि अपनी बुआ के यहाँ गई है और वहां पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। ना ही आप पुलिस के पास चल के आए, आपके पड़ोस वाले आके हमें इन्फॉर्म किए। आपके पड़ोसी बता रहे थे कि बचपन से ही आप अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी, काफी मारा पीटा भी करती थी उसे। साहब, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, पैसे की बहुत कमी है। हाँ, ये सच है। मैंने कई बार सोचा कि अगर रश्मि हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती।
पर साहब मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, वो अपनी बुआ के घर गई है दिल्ली। अब वहाँ पे पूछताछ कीजिए ना। देखिए वहाँ की पुलिस जांच कर रही है, आप लोग बस सिर्फ एक मौका है, जो भी कुछ जानते हैं सब कुछ बता दीजिए। अगर वहाँ की पुलिस ने आपके खिलाफ एक भी सबूत दिया ना, तो फिर आपका जेल जाना तो बिल्कुल तय है। रश्मि की बुआ फूफा तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद ली। नीलेश, लगता है घर में कोई नहीं है, पड़ोसियों को बुलाओ। ओके सर। कब से नहीं देखा इन लोगों को? सर 2 दिन से। नीलेश चलो दरवाजा तोड़ो। आस पड़ोस में पूछताछ करो, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आपकी बहन और उनके पति का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? और साहब हमारी बेटी रश्मि? अभी तो कुछ पता नहीं चला है, जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है हम बताते हैं। घर में और कौन कौन रहता है? ये दोनों ही थे साहब। इनका एक बेटा है अविनाश और एक बेटी है अंकिता। बेटा ज्यादातर हॉस्टल में ही रहता है, बेटी साथ में ही रहती थी। ये ज्यादातर गायब रहती है और हफ्ते भर से इसको मैंने देखा भी नहीं। नीलेश, इस घर के दोनों बच्चों का पता करो और जैसे मिले पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। आप में से कोई इसे जानता है? हाँ सर, इनकी रिश्तेदार की बेटी है। आखिरी बार कब देखा इसे? 3-4 दिन हो गए होंगे सर। और जब ये मर्डर हुआ वो यहाँ पे रह रही थी या चली गई थी वो पता नहीं सर। इन दोनों को मरे हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए। इधर ये तीनों बच्चे गायब हैं। किसका हाथ हो सकता है इन सबके बीच? इस हत्या और इन तीनों बच्चों के गायब होने में कनेक्शन कोई जरूर हो सकता है। इन तीनों बच्चों को ढूंढो, यही सब बताएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन सबके पीछे रश्मि हो? अंकिता और अविनाश को उसने गायब किया और उसके बाद कहीं भाग गई हो? इन तीनों बच्चों के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। सर जैन सर। सर पीएसआई रोशन, हरियाणा पुलिस। रश्मि का मिसिंग केस यही हैंडल कर रहा है। हाय रोशन, एनी लीड ऑन रश्मि मिसिंग केस? नो सर, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। 2 बच्चियां मिसिंग है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से अंकिता का फोन 5 जून की शाम से बंद है और सर रश्मि का 12 जून से। यानी कि जब इनके फोन बंद हुए तभी गायब हुई होंगी। पता लगाओ आखिरी बार इनके फोन कहाँ पे एक्टिव थे। सर रश्मि का जो फोन लास्ट टाइम एक्टिव था वो उसके बुआ के घर पे था। और सर अंकिता का फोन उसके घर के आसपास और अविनाश का उसके हॉस्टल में। अरे क्यों बार बार शहर जाने की बात कर रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मैं कैसी माँ हूँ? हाँ, तुम कैसे पति हो? तुम कैसी माँ हो? तुम कैसे पति हो कि जिसको अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, और परवाह है तो उसकी जो। जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नीलेश उठाओ इसे। कहाँ गायब पैर होने दे। मैं हॉस्टल में था सर। झूठ बोलता है। तेरे सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन ये कॉलेज में ही था और जिस दिन अंकिता और रश्मि के फोन बंद हुए उस दिन ये हॉस्टल में था। मॉर्ग में लेके चलो। तुम्हें कब पता चला कि रश्मि तुम्हारी बहन है? सर 1 साल पहले मम्मी पापा का बहुत झगड़ा हुआ था। तुम्हारा भाई जब लड़की को लेकर गया तो उसने कहा था उसका ध्यान रखेगा, आसपास फटकने नहीं देगा। लेकिन अब क्या हो गया? वो लड़की सारी छुट्टियां हमारे घर में आकर बिताती है, हैं? और तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई शर्म नहीं आती है? मेरा भाई बीमार है, समझ में आई? और वैसे भी वो तुम्हारी भी बेटी है। अगर थोड़े दिन छुट्टियां बिताने यहाँ पर आ भी गई तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। उस लड़की को देखकर मुझे तुम्हारे धोखे की याद आती है, समझे तुम? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। क्या अंकिता और रश्मि को पता है कि दोनों बहनें हैं? हाँ सर, मैंने तभी बताया था उन्हें, लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया सर। मैं जानता था कि पापा ये रिलेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मैंने उन्हें बहुत समझाया। वो इस बार पे भी घर पे आए तो हम तीनों अच्छे तरीके से रहे। रश्मि की मां को पूछताछ के लिए बुलाओ।
रश्मि अपने जन्म से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो तो उसे मार देना चाहते थे, पर मेरे पति ने ऐसा नहीं होने दिया। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? तुम सही से बता दो, वरना तुम्हें भी छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी बेटी है, मेरा यकीन। बस, पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा है ना तेरा? बता मुझे, चल रहा है ना अफेयर? जीजा जी हाथ हटाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी नहीं हो सकती है, समझे आप? मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बस। ठीक है, लाओ मुझे दो। ये मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी, मैं इसका लालन पालन करूंगा। जीजा जी, हो सकता है कि ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे कोई औलाद ना दी हो। और वो रश्मि को अपने साथ हमारे यहाँ ले आए, पर साहब उसके बाद मेरे पति बीमार हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। वो बच्ची इतनी छोटी और बाहर का भी काम, पर फिर भी मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। इस बात के बारे में अपने पति को छोड़ मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। ठीक है, आप अभी जा सकती हैं। या फिर हो सकता है कि रश्मि की सच्चाई जानने के बाद अंकिता को गुस्सा आया हो। उसी गुस्से में आकर अंकिता ने रश्मि को लेकर अपने माँ बाप से सवाल जवाब किए। केस बहुत उलझा हुआ है। फिलहाल हमें रश्मि और अंकिता को ढूंढना होगा। और वैसे भी मेरा सबसे ज्यादा शक इस रश्मि पर है। सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इस मर्डर का उसी के पास था। दोनों बहनों अंकिता और रश्मि का अब भी कुछ पता नहीं चला है। दोनों अब भी दर्द में तड़प रही हैं। दोनों के अगवा होने के पीछे का मकसद अभी पुलिस की समझ से बाहर है। तो क्या ये राज अब इन दोनों बच्चियों की जान बचा पाएगा? लो, खाना खा लो। मेरी बेटी कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। वो सबको खुश रखना चाहती है। बड़ी मासूम सी है वो। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें कभी तकलीफ नहीं दी, और ना ही उन माँ बाप को जिन्होंने उसे पैदा किया। और पुलिस वाले कहते हैं कि उसने कत्ल किया, और तुम भी वापस आ गई। मैं वहां रह के क्या करती? तुम्हारी रश्मि की वकील थोड़ी हूँ। और वो ऐसी किस्मत की काली लकीर लेके पैदा हुई है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। वो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकता है। फिर तो तुम और तुम्हारी बहन बहुत बुरे लोग होंगे, है ना? अगर ये काम रश्मि का है तो वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। अंकिता को मारना, उधर घर पे माँ बाप को मारना, जरूर कोई दूसरा है जिसने उसका साथ दिया होगा। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता? कि रश्मि के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पिछले दिनों उसने किस किस से बात की है, सबसे पूछताछ करो। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक ऐसा हो जिस पे रश्मि को पूरा भरोसा हो, उसी ने रश्मि का साथ दिया हो। ओके सर। सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसा नंबर पता चला है जो रश्मि के मर्डर के एक दिन पहले लगातार उससे कांटेक्ट में था। किसका नंबर है? सर, किसी राजीव का नंबर है। मैंने उसकी डिटेल्स भी निकलवाई। ये राजीव कौन? रोशन, नो गांव में रश्मि के माँ बाप से फोन करके राजीव के बारे में पता करो। सर। और नीरज सर, इस अविनाश को फोन करके जरा राजीव के बारे में जानकारी हासिल करो। ओके सर। हेलो हेलो अविनाश, तुम किसी राजीव नाम के लड़के को जानते हो? नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक। सर, अविनाश राजीव को नहीं जानता है। सर, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता। सर, राजू के डिटेल्स आ गए हैं, उसके घर का पता चल गया। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर हुआ कैसा? रश्मि कहाँ है? सर, मुझे नहीं मालूम। तो फिर जिस दिन रश्मि गायब हुई उसे फोन पर क्या बातें करते थे तुम? सर, मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो पिछले साल आई तब मैं उसे मिला और हम दोस्त बन गए। तब से हम दोनों हमेशा छुप छुप के मिलते। वो काफी उदास रहती, लेकिन कभी अपनी उदासी कभी अपने चेहरे पे नहीं दिखने देती। हमेशा मुस्कुराती सर। ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं थे सर।
सिर्फ उसका रूप देखते थे, उसे काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी सादगी को कोई नहीं देखता था। अच्छा, प्यार करते थे। इतने दिन से वो गायब है, तुम्हें चिंता नहीं हुई उसकी? सर चिंता हुई, मैंने उसे कॉल भी लगाया था, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैं बुआ के घर चला गया, लेकिन वहां पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर मैं अपने घर चला गया। लेकिन सर मैं उसे दिन में एक बार कॉल करके देख लेता था। इतने दिन हो गए, तुमने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मुझे लगा रश्मि गांव गई होगी, इसीलिए नेटवर्क इश्यूज होंगे। और ऐसे भी सर उसके गांव में उसकी माँ अक्सर उसका फ़ोन रख लेती। और सर अगर हर बात को लेकर इतना डरेंगे कि कहीं क्राइम ना हो जाए, तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर शहर छोड़कर मत जाना। नीरज, या तो ये आदमी बहुत सीधा है या फिर बहुत टेढ़ा। यस सर, हमारे हर सवाल का जवाब पहले से दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग करके आया था। सर जितना सीधा ये दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, आप सच बोल रहे हैं। इस पे नजर रखो। सर मुझे लगता नहीं कि इस राजीव ने कुछ किया होगा। सीधा साधा लड़का है सर। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे घर गया था। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही ऐसे किसी के टच में जो ऐसा कुछ कर सके। कैरेक्टर से तो क्लियर है सर। तुम्हें याद है रश्मि की माँ ने एक बार कहा था कि रश्मि के पिता ने रश्मि को अपनाने से मना कर दिया था। रश्मि अपने जन्म के समय से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि उनकी बेटी नहीं है। क्या पता ये बात सच हो, रश्मि की माँ का किसी के साथ अफेयर हो। रश्मि इस बात का पता लगाना चाहती है और इसी चक्कर में उससे गड़बड़ हो गई हो। ये रश्मि और अंकिता में से कोई भी मिल जाए तो इस केस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हेलो, क्या? आपने फोन किया? मैंने फोन किया। आइए आज जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने इसकी लाश देखी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया। देखो कुछ मिलता है क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अविनाश को बुला लो बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। और रश्मि के माँ बाप को भी खबर करो। इस बोतल पर जरूर फिंगरप्रिंट होंगे, इसे भी लैब भेजो। रश्मि के मामा जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक पिता की कमी को भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका दर्द, उनकी दुआएं और पुलिस दोनों रश्मि को बचाने में असफल रहे। अंकिता कहाँ पे? उसका भी पता नहीं चला। ये बताओ, ये रश्मि ही है? हाँ सर। हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली? मैं कभी नहीं चाहती थी कि रश्मि को कुछ हो जाए। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो हमारे घर से चली जाए। वो तो इस दुनिया से ही चली गई। कितने अरमानों से लेकर आया था रश्मि को घर। सर क्यों मारे मुझे? सर बताओ क्यों मारे? सर नीलेश, ये बॉटल्स उस जगह से मिली जहां रश्मि का कत्ल हुआ था और इन पे तेरी उंगलियों के निशान हैं। अब भी तू यही कहेगा कि तुझे कुछ नहीं पता? बोल, क्यों मारा तूने रश्मि को? क्यों मारा तूने अपने माँ बाप को?
सर सब मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है, ना ही रश्मि ने उन्हें मारा है सर। फिर झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने उससे पहले ही रश्मि को किडनैप किया था सर। जब अंकिता गायब हो गई तो मेरा शक रश्मि के ऊपर चला गया, और जैसे जैसे दिन चले गए मेरा शक और बढ़ते चला गया सर। मैंने उन दोनों का झगड़ा भी सुना था सर। पहले मैं तैयार हो जाऊं, फिर सुंदर बनने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट करते रहना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धक्का दोगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? हमारे घर में रह के, हमारा खाना खा के ऐसी बातें कर रही हो जैसे लग रहा है महारानी हो यहाँ की। जितना हक तुम्हारा है इस घर पे उतना मेरा भी है। मैं बेटी हूँ इस घर की। वो अलग बात है कि मैं चीख कर अपना हक मांगती नहीं, लेकिन मांग सकती हूँ। अगर तुम पैदा ही ना हुई होती तो आज जो लाड प्यार तुम्हारे हो रहे हैं उतना मेरा हो रहा होता। झगड़े के 2 दिन बाद अंकिता गायब हो गई सर, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसा वैसा शक मेरा बढ़ता गया, और अंकिता वापस नहीं आए तो मुझे पूरा यकीन हुआ कि ये सब रश्मि ने किया है। और एक दिन मैंने उसे फोन पे बात करते सुना। हाँ वही रखना, मैं बताती हूँ क्या करना है। सर इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया। उसके बाद जंगल में जाके उसे पूछा, लेकिन उसने मुंह तक खोला नहीं सर। हो सकता है उसने अंकिता का किडनैप ही ना किया हो। ये नहीं मालूम मुझे। उसके बाद मम्मी पापा की मौत हो गई, और आप ढूंढते ढूंढते हॉस्टल आ गए, और मैं कहीं फंस ना जाऊं इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फंस तो तू अब भी गया। भाई बहन के रिश्ते से अद्भुत शायद ही कोई रिश्ता हो। दोनों साथ में बड़े होते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जो बात अपने माँ बाप से नहीं कह सकते एक दूसरे से कहते हैं। एक दूसरे की रक्षा के लिए राखी बांधते हैं। एक भाई को अपनी बहन से और बहन को अपने भाई से ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। अविनाश का एक बहन के लिए प्यार दूसरी बहन के लिए जानलेवा बन गया। रश्मि वो मासूम 16 साल की लड़की जिसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का, और अंत में मिली तो भाई की नफरत। अंकिता के माँ बाप को क्या हुआ था ये पुलिस अब भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये कि इस परिवार के रिश्तों को नफरत खोखला बना चुकी थी। रश्मि का तो पता चल गया, लेकिन अंकिता का गायब होना अभी भी राज है, और अंकिता के माँ बाप की मौत की वजह भी नहीं हमें पता। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि का कोई असली बाप हो जो रश्मि से मिलने मिस्टर कौशिक के घर गया हो, फिर उन दोनों के बीच बहस हुई हो और अचानक ये सब शुरू हुआ। हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि अविनाश के पिता को लगता था कि उसकी बीवी ने किसी पड़ोसी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। ये कौशिक के पड़ोस में रहने वाले सभी उस उम्र के आदमियों की लिस्ट निकालो। अंकिता, रश्मि, अविनाश, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में उन नामों को चेक करो। और हाँ, रोशन को बोलो तिवारी और उसकी बीवी से पूछताछ करे। ओके सर। आपकी बहन का किसके साथ अफेयर होने का शक था उसके पति को? जी हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हकीकत में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। आरती जीजी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। बस जीजा जी पागल थे। उन्हें एक काली लड़की नहीं चाहिए थी अपनी जिंदगी में। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? फिर भी कुछ याद कीजिए, उन्होंने कभी कुछ नाम बताया हो? कोई भी नाम? देखिए अभी भी एक 15 साल की बच्ची अंकिता गायब है। कुछ भी बताओ, बताइए हमें। नहीं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी का, लेकिन हाँ उनके घर से 2-3 घर छोड़कर एक द्विवेदी जी रहते हैं। वो अक्सर मेरी बहन से बातचीत किया करते थे, जो कि जीजा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है कि उन्हीं पर शक। लेकिन मेरी बहन बिल्कुल सीधी थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर द्विवेदी जी, हमें आपसे रश्मि के सिलसिले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आइए। क्या ये बात सही है कि आप रश्मि के पिता हैं? सर पता नहीं ये कौन अफवाह फैला रहा है। मुझे उनके घर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और पता करना भी नहीं। सर मेरी कौशिक साहब के साथ दोस्ती थी, घर पे आना जाना था। फिर अचानक मिस्टर कौशिक को मेरा आना जाना खटकने लगा तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमें आपका डीएनए टेस्ट करना होगा। सर एक मिनट। सर ये है डीएनए रिपोर्ट।
ये डीएनए टेस्ट आपने क्यों करवाया? सर कुछ दिन पहले रश्मि आई थी, जैसे आप लोग आए, कहने लगी कि आप मेरे असली पिता हो। परेशान थी बेचारी, क्योंकि घर वालों ने इसे निकाल दिया तो अकेली पड़ गई, अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। प्लीज अगर आप मेरे पिता है तो बता दीजिए प्लीज। मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ सच जानना है प्लीज। रश्मि को कैसे पता चला? उसकी माँ आई थी उसके साथ, कहने लगी कि ये तेरे पिताजी हैं। देख ले, ये है तेरा बाप, आज से ये तेरी देखभाल करेगा। इसी के कुकर्मों का फल है तू। अब तुझे हम नहीं झेल सकते। मुझे भी सर खराब लग रहा था उसका हाल देखकर, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये कब की बात है? ये 1 तारीख की बात है सर, क्योंकि 2 दिन बाद 3 तारीख को ही रिपोर्ट आई थी डीएनए की। मैंने उन दोनों को फोन करके बुलाया, रश्मि की माँ आके रिपोर्ट देख के भी गई। पर ये कैसे हो सकता है? ये द्विवेदी परिवार में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। राइट सर, ये सविता को क्या जरूरत थी द्विवेदी के पास जाने की? एक काम करो, सविता को शहर बुलाओ पूछताछ करने के लिए, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो और उसके पति की भी मेडिकल हिस्ट्री निकालो। देखो वो सच में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रहा है। ओके सर। अब बताओ, ये क्या नौटंकी चल रही है? क्या हुआ साहब? क्यों मारा जा रहा है मुझे? अपनी बेटी रश्मि का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसे द्विवेदी के पास ले गई थी। हाँ साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि द्विवेदी जी ये स्वीकार कर ले कि रश्मि उनकी बेटी है, उसकी पढ़ाई का और बाकी खर्च उठा ले तो हमारा घर भी सुकून से चलने लगे। और यही बात 13 जून को तुमने मिस्टर और मिसेस कौशिक से कही, और जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तुमने उन्हें भी मार दिया, क्यों? क्या साहब? ये हैं तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। इसमें साफ साफ लिखा है कि 13 तारीख को जब मिसेस एंड मिस्टर कौशिक का मर्डर हुआ तुम उस वक्त उनके घर पर थी। नहीं साहब, गई थी मैं उनके घर। मेरा दिमाग खराब हुआ है, उस औलाद को घर पर रखूं और रोज उसको देखूं और अपनी बीवी के धोखे को याद करूं। धोखे की कोई बात ही नहीं है, रश्मि आप ही की बेटी है। ये रही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, वो द्विवेदी जी की बेटी नहीं है। अरे द्विवेदी की नहीं होगी तो किसी और की होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस घर में नहीं रह सकती है, समझी तुम? तुम्हारा पति लेकर गया था उसे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप खुद क्यों नहीं करवा लेते डीएनए टेस्ट? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो लड़की मेरी बेटी नहीं है तो नहीं है, आई समझ में? और तुम बचपन में उसे लेकर गई थी तो उसे मार देती। अगर आप नहीं कुछ कर सकती हो तो जाकर उसे बेच दो। अरे छी, कैसे बाप है आप, कैसे इंसान है। आप ही की वजह से आज मैं जैसी हूं ना वैसी हो गई हूं। आपका सारा गुस्सा मैं रश्मि पे उतारती थी, आप ही की वजह से आज मैं इतनी बुरी हो गई हूं। मैं जो होश हूं हो, लेकिन तेरे जैसी बांझ के ऊपर एहसान किया मैंने, समझी तो? चुप रहिए। मुझे जीजी को भी मारना पड़ा। तुम 2 परिवार मिलके भी एक बच्ची को नहीं संभाल पाए, शर्म आनी चाहिए। और अंकिता, उसके साथ क्या किया? अब मुझे नहीं पता, मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था अब सच सच बता दिया मैंने आपको। मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था अब सच सच बता दिया मैंने आपको। रश्मि को तो हम नहीं बचा पाए। आई होप कि अंकिता जिंदा हो। ये भी घर से ही गायब हुई है। पता नहीं क्यों नीरज, मुझे लगता है कि इस कांड में किसी घर वाले का ही हाथ है। वो रश्मि के पिता की मेडिकल रिपोर्ट चेक की? यस सर, तिवारी की हिस्ट्री निकाली है, पिछले 15 सालों से बिस्तर पे है। और कोई जो उनके घर पे आता जाता हो? नहीं सर। घर पे आता जाता हो? ये 1 मिनट, रश्मि की कॉल रिकॉर्ड दो।
मोबाइल मिला है, स्विच ऑफ है। रश्मि का एड्रेस कहाँ से मिला, बता। सर मैं पहले भी चाहे करता था रश्मि को घर छोड़ने, अपने बाइक पर। एक लड़की जिसके खिलाफ उसका पूरा परिवार था इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि तुझे अपने साथ अपने घर लेके जाए। सर वो जाती थी, बहुत ही बहादुर लड़की थी वो, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था यार। इतनी अच्छी तरह से तो वो खुद को नहीं जानती होगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे जानता। सर उससे प्यार करता हूँ। तो ये प्यार उस वक्त कहां था? 3 तारीख से 15 दिन पहले तक तूने एक बार भी फोन नहीं किया। 3 तारीख को 6 बार फोन किया और 3 तारीख के बाद रोज दिन में 4 बार। ऐसा कैसा प्यार जागा था तेरा? 3 तारीख को अंकिता गायब हुई थी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता सर। तेरे घर से जो हमें मोबाइल मिला वो अंकिता का है। एक सच बता दे। देख, अगर अंकिता जिंदा होगी तो तू उसके मर्डर के इल्जाम से बच भी जाए। बता सब। वो एक पार्क में बैठी हुई थी, काफी रो रही थी। मैं उसके पास जाके पूछा कि क्यों रो रही हो, तो पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं उसके पास जाके बैठ गया। मुझे लगा शायद वो खुद को अकेला महसूस कर रही हो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सब छुटकारा पाना चाहते हैं मुझसे, बोझ बन गई हूँ मैं सबके लिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इसलिए रो रही हूँ। और फिर मैंने उसे समझाया, तू अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए गायब कर दे, फिर देख सब तुझे भाव देंगे। और वो मान गई। और फिर मैंने एक दिन नीलेश इधर उधर देखो। ओके सर। रश्मि मुझे दिन में 4 बार फोन करती, अंकिता कैसी है, ठीक भी है नहीं, खाना खाया है नहीं। मैं भी उसे रोज देखता, बेबस लाचार, अपने हाथों से खाना खिलाकर मेरी नीयत खराब हो गई। और फिर मैंने उसका रेप कर दिया। फिर जब रश्मि गायब हो गई तो मुझे लगा मामला और बढ़ सकता है, इसलिए मैं घर चला गया और अंकिता को वहीं छोड़ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता सर, अंकिता जिंदा भी है कि मर गई। अंकिता जिंदा है, लेकिन तूने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी की नासमझी, किसी की अपनी बहन को ढूंढने की ख्वाहिश और किसी का अपनी तकलीफों में आकर बह जाना, अपने आप को रोक ना पाना। बहुत सी वजहों से ये सब इस परिवार के साथ हुआ, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को समझने की कोशिश तक नहीं की। और इसका सबसे गहरा घाव उस बच्ची रश्मि पर था। सभी उस बच्ची को अपने से दूर करते गए, कभी रंग के नाम पर, कभी उसके लड़की होने की वजह से, तो कभी पैसों की कमी की वजह से। और इस सब के बीच वो बच्ची सिर्फ अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। हर इंसान की तरह वो भी अपनों के बीच खुशी से रहना चाहती थी, लेकिन इतने भेदभाव में किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। किसी भी तरह के भेदभाव को सही नहीं ठहराया जा सकता, और इस बच्ची ने तो खुद अपने घर में इतना बड़ा भेदभाव सहा था। हमारे समाज में, हमारे देश में हम ऐसे भेदभाव का सामना रोजाना करते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें शामिल भी होते हैं, चाहे वो रंग के नाम पर हो, लिंग, जाति या धर्म के नाम पर। ये भेदभाव सिर्फ हमें तोड़ता है और हमारे समाज को भी, जिस तरह से इसने इस परिवार को तोड़ा। एक दूसरे का अपमान करके हमें नफरत के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, और रश्मि को तो ये सब खुद अपने पिता और अपने घर वालों से झेलना पड़ा, तो उसकी हालत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने आसपास होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे रोकें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।